अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सब इन दो तीन हवालों से आज गुफ्तगू करनी है। एक तो नए 4 स्टार जनरल पाकिस्तान आर्मी में आ गए हैं, इसके क्या असरात होंगे और क्या इस वक्त जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बैठे हुए हैं क्या उनकी जनाब शख्सियत पर और उनकी पोजीशन पर कोई फर्क होगा या नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे यमन की सूरत हाल और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात और पाकिस्तान ने एक वार्निंग उन्हें जारी की थी उस हवाले से क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। और वक्त मिला तो कुछ 5 अगस्त के हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी के एक 3 स्टार जनरल को अब 4 स्टार बना दिया। मतलब उसको चौथा सितारा भी लग गया है। वो कौन है जनाब? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा हैं, जिनको अब जनरल आमिर रजा बन गए। मतलब वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं रहे, अब उनको एक और बैज लग गया, एक और जनाब फीता लग गया और इस वक्त वो आर्मी के वाहिद 4 स्टार जनरल है। वैसे पाक फौज में तो इस वक्त 3 4 स्टार जनरल है, मतलब जो एयरफोर्स के जनरल हैं वो भी इस वक्त जनाब 4 स्टार जनरल हैं। इसी तरीके नेवल जो चीफ हैं, नेवी के जो सरबराह हैं, वो भी इस वक्त 4 स्टार जनरल हैं। और आर्मी में जो थे वो आर्मी की तरफ से जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, लेकिन वो इस वक्त 5 स्टार जनरल हैं। मतलब ये समझें कि जो कोर कमांडर्स होते हैं वो 3 स्टार जनरल्स होते हैं और उनके बाद जब वो आर्मी चीफ बनते हैं तो उनको फिर चौथा सितारा भी लगाया जाता है, वो 4 स्टार जनरल बन जाते हैं। लेकिन 5 स्टार जनरल पाकिस्तान की जनाब जो आम उमूमी तारीख होती है उसमें नहीं होते। लेकिन ये रेयर है कि किसको 5 स्टार, 5वां स्टार भी लग जाए। ये फील्ड मार्शल जो आमतौर पर बनते हैं उनको जनाब 5वां सितारा भी लगता है। पाकिस्तान की तारीख में सदर अयूब थे जो 5 स्टार, मतलब उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। क्यों? वो कहते जनाब 1965 की जो जंग है वो पाकिस्तान आर्मी ने चूंकि जीती थी, इस वजह से उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था। उससे पहले फिर मुशर्रफ साहब भी थे। मुशर्रफ साहब ने भी वो दावा तो करते थे हमने फलां जंग जीती, फलां जंग, लेकिन उसमें इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था, लिहाजा वो कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद भी अपने आप को 5 स्टार जनरल न बनवा सके और 5वां सितारा उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन ये रिसेंटली जो मुआरका हक हुआ है गुज़श्ता साल मई में भारत के साथ, इसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने भारत को शिकस्त दी है और जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को 5वां मतलब फील्ड मार्शल का खिताब दिया और वो 5 स्टार जनरल हो गए। अच्छा, इससे पहले जो पाक फौज की तरीकाकार ये होता था कि 2 कम से कम जनाब आर्मी की तरफ से या जो 4 स्टार जनरल होते थे, क्या एक तो जो आर्मी चीफ होते थे वो साहब 4 स्टार जनरल होते थे। एक जनाब, चूंकि पाकिस्तान की 3 अफवाज हैं, अब उसके बाद 4 हो चुकी हैं। एक तो हमारी एयरफोर्स हो गई, हमारी नेवी हो गई, हमारी आर्मी हो गई, और एक जो हमारी न्यूक्लियर सूरत हाल को जो देखती है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स, उसके भी जो कमांडर हैं उसको भी एक अलहदा जनाब एक फोर्स का दर्जा दे दिया गया है, उसका भी एक अलहदा कमांडर और उनका एक चीफ बना दिया गया है। ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई उसमें हुआ। अच्छा, पहले जनाब इन तीनों फोर्सेस को जो कंट्रोल करते थे वो उनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हो जाया करते थे, वो भी 4 स्टार जनरल होते थे। और आमतौर पर यह कहा जाता था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो सबसे ज्यादा सीनियर है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा इजलास होता है जिसमें तमाम फोर्सेस, नेवल, एयरफोर्स और आर्मी के चीफ्स जमा है, तो उसकी जो सदारत किया करते थे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हुआ करते थे। लेकिन अब वो ओहदा ही खत्म कर दिया गया और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया 27वीं आईनी तरमीम के तहत। CDF एक नया ओहदा तख्लीक किया गया। इसी तरीके से एक और नया ओहदा तख्लीक किया गया और वो है कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स। मतलब जो न्यूक्लियर मामलात को देखेगी उसको टोटली उनसे डिफरेंट कर दिया गया, क्योंकि एक तो ये सीक्रेट मामलात है और दूसरा इनको बाकियों के साथ नहीं रहने दिया गया। तो जनाब अब एक तो ये 27वीं आईनी तरमीम में तय किया गया
कि जो आर्मी चीफ होगा वही इस वक्त तमाम फौजों का सरबराह होगा, मतलब एयर फोर्स का भी वही हेड होगा, आप नेवल फोर्स का भी वही हेड होगा, और आर्मी का तो ऑलरेडी है, लिहाजा सीडीएफ उसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तैनात किया गया। अच्छा, उस पर साहब क्रिएट किया गया और यह बनना ही सैयद आसिम मुनीर साहब को था। लेकिन उसके बाद एक और ओहदा तख्लीक किया गया था जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स को जनाब उसको कमांड करेगा। तो इस हवाले से गुज़िश्ता कम से कम 8 महीनों से ये ओहदा खाली था, और या यूं समझें कि ये ओहदा भी गैर एलानिया तौर पर हमारे चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल के पास था। लेकिन उन पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा था कि खुद तो उन्होंने ना एक उनके जनाब नोटिफिकेशन में 4, 5, 6 दिन लेट हुआ तो जनाब एक शोर मच गया था कि देखें जनाब वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जाता। हालांकि उससे पहले वो 3 साल के लिए ऑलरेडी वो मतलब वो सरबराह बन चुके थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक नई आपने फोर्स तश्कील दी और उसका कमांडर तैनात नहीं किया जा रहा था। उसके पीछे कहा जा रहा है कि एक नफ्सियाती वजह कम से कम मौजूद थी। नफ्सियाती वजह यह है कि जब भी किसी बड़ी मतलब जो सरबराह होते हैं उसका जब नायब बनाया जाता है तो सरबराह को फील होता है कि अब शायद उसकी मुखालफत शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, परवेज मुशर्रफ साहब सदर बन गए और साथ जनाब आर्मी चीफ भी थे, तो अब उन पर कहा गया था कि आपकी मसरूफियात चूंकि बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा आप अपना कोई वाइस आर्मी चीफ आप तैनात करें, डिप्टी जो होना चाहिए यानी नायब आर्मी चीफ होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने इस पर बड़ी मतलब कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता और जनाब इसको अवॉइड करने की कोशिश की। लेकिन फिर बाद में जनरल कियानी बने और फिर कहते हैं कि जनरल कियानी ही वो थे जिन्होंने वकला तहरीक चलवाई और फिर वो परवेज मुशर्रफ की रुखसती का बाइस बने। अब यहां पर भी फील्ड मार्शल से ये तवक्को की जा रही थी, बल्कि उनसे मुतालबा उनसे किया जा रहा था कि वो फौरी तौर पर जनाब एक नेशनल कमांड फोर्स के कमांडर को अब वो जनाब को तैनात करें। लेकिन वो इसको अवॉइड करते आ रहे थे। क्यों कि जनाब इस वक्त सारे के सारे जो पाकिस्तान आर्मी में है 3 स्टार जनरल हैं और खुद वो 5 स्टार जनरल है, 4 स्टार कोई है ही नहीं आर्मी में। तो उनका ख्याल यह था कि जो भी आएगा वो तसव्वुर होगा कि वो मेरा नायब है, और जब कोई नायब आ जाता है तो फिर जो सीनियर बैठा होता है उसे आखिर एक कोई ना कोई मुद्दत होती है, उसके बाद उससे तकाजा किया जाता है कि भाई आप घर जाओ। अगरचे हमारे यहाँ जनाब हमारे राना सनाउल्लाह साहब बाकायदा कह चुके हैं कि आइन में उसकी जनाब शिकी खत्म कर दी गई। मतलब पहले यह था कि 64 साल की उम्र तक हम आर्मी चीफ रहेगा, लेकिन अब वो खत्म हो गया। अब उससे नदीम मलिक ने पूछा कि अगर वो मजीद 20 साल भी बैठा रहे तो उसे कोई रोकने, उन्होंने कहा कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब अब कोई है उम्मीद ही नहीं है। मतलब सारे रास्ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने वो मसदूद कर दी जो उनको रोक सकते थे, लिहाजा उनके इख्तियार को चैलेंज कर सकते थे, जो उनके लिए खतरे का बायस बन सकते थे, वो उन्होंने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन ये कानून में तो मौजूद है कि उन्होंने जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है उसके कमांडर को तैनात करना है, तो 8 महीने बाद बिलाखिर उनको तैनात करना पड़ गया है। इसी तरीके से अब चूंकि फील्ड मार्शल का जो अपना पोर्टफोलियो है वो बड़ा वसी हो गया, मतलब वो आलमी लीडर, वो बकौल उनके और हुकूमत के कि वो आलमी लीडर बन चुके हैं जनाब, वो तो दुनिया भर की सालसी करवा रहे हैं और बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी को देखभाल के लिए जरूरी है कि एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होना चाहिए, एक नायब आर्मी चीफ भी होना चाहिए। उस पर अभी तक कोई तैनाती नहीं हुई, लेकिन मुतालबा उनसे मेरा ख्याल अब प्रेशर बढ़ेगा और उनसे कहा जाएगा कि वो अपना एक नायब भी मुकर्रर कर दें। लेकिन यही वो जनाब खतरा है, बाकी आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन प्रेशर जब आना होता है तो फिर आता ही है। अच्छा, एक बात और भी नोट कर लें कि ये पहले जो वजीर आजम आर्मी चीफ का जो इख्तियार है, मतलब किसी को अपॉइंट करना है आर्मी चीफ, तो वो इख्तियार वजीर आजम का है कि वजीर आजम जो है वो अपॉइंट करेगा। अब आर्मी चीफ के खात्मे की मुद्दत ही नहीं है तो वजीर आजम के पास कहां से इख्तियार आ गया कि वो नए आर्मी चीफ को अपॉइंट करे, मतलब ताहियात सारी जिंदगी बैठा हुआ है। अच्छा, वजीर आजम के पास एक और इख्तियार भी था कि वो जो नाम आते थे, एक समरी में नाम आते थे, वो 2, 3, 4 नाम होते थे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करता था, और वजीर आजम को यह भी इख्तियार था कि वो समरी वापस करता और वो कहता कि नाम और शामिल करके दें, मुझे मजीद नाम भी दें, उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा। इवन जो पहली समरी हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तैनाती के वक्त गई थी, उसमें आर्मी चीफ के नाम के लिए सैयद आसिम मुनीर का नाम नहीं था, लेकिन
वो कहा जाता है क्योंकि शरीफ खानदान ने पहले ही ज़हन बना चुका थे और वो पहले ही ये सारे फैसले हो चुके थे, क्योंकि उनके ख्याल में जनाब हमारे आर्मी जो सैयद आसिम मुनीर है उनका ज़ाती जो है मामला था इमरान खान के साथ, इसलिए वो बेहतर समझते थे कि इमरान खान को सेटल करने के लिए, फिक्स करने के लिए जो बेहतरीन आर्मी चीफ हो सकते हैं वो सैयद आसिम मुनीर हो सकते हैं। तो इस वजह से वो उन्हें पहले ही बनाना चाहते थे। तो पहली समरी में सैयद आसिम मुनीर का नाम नहीं था तो उन्होंने समरी वापस कर दी थी, फिर दोबारा उन्हें कहा गया कि इसमें सैयद आसिम मुनीर का नाम भी शामिल करें, फिर वो नाम शामिल करके लाया गया और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। खैर वो तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो जनाब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, फील्ड मार्शल भी बन गए और गैर एलानिया तौर पर वो कहते हैं कि और भी बहुत सारी उनके पास ताकतें हैं, बल्कि अब यहां तक कहा जा रहा है कि अब उनको सदर भी बनना है, क्योंकि आलमी सतह पर जब वो जाते हैं तो और उनको मुनासिब सीट जो उनके शायाना शान होती है वो नहीं दी जाती और उनको दूर बिठाया जाता है, क्योंकि वो एक आर्मी चीफ है और वहां पर किसी मुल्क का सरबराह बैठ सकता है उनके करीब। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनके लिए बेहतर यही है कि सदर का ओहदा भी उनके पास हो, तो फिर वो आलमी मामलात को बेहतर कर सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान की खिदमत बतौर सदर भी अगर उनको ओहदा दे दिया जाए तो बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकते हैं। तो जनाब वो उनका नाम चूंकि शामिल था इस वजह से कर लिया गया। अच्छा, लेकिन फिर भी वजीर आजम के पास इख्तियार होता था कि वो कोई नाम रिजेक्ट कर दे और वापस दोबारा मंगवा ले, या उन 3 या 4 नाम है तो उनमें से अपनी मर्जी से एक नाम सिलेक्ट कर दे। लेकिन ये जो ताज़ा जनरल आमिर रजा की, सैयद आमिर रजा की जनाब तैनाती की गई है, इसमें सिर्फ एक नाम ही दिया गया है। मतलब ये तैनाती बुनियादी तौर पर वजीर आजम की नहीं है, बल्कि इस वक्त फील्ड मार्शल की है या आर्मी चीफ की है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसे कोई भी आप नाम दे लें, उन्होंने एक नाम ही भेजा है और वजीर आजम जनाब पाबंद है कि उस नाम को कबूल करें। मतलब फर्ज करें अगर जनाब ये तो शहबाज शरीफ है, वैसे मुती और फरमाबरदार किस्म के वजीर आजम है, लेकिन बिल फर्ज कोई और भी वजीर आजम हो तो उसके पास चॉइस नहीं है। मतलब जिस तरह सदर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास एक ऑर्डिनेंस आता है और उसने साइन करने हैं या नहीं करने तो 14 दिन बाद वो मुसल फिर दोबारा जनाब लागू हो जाता है। तो सिमिलरली अब ये सारी की सारी जो तैनाती है और टोटल जो क्रेडिट है वो आर्मी चीफ के पास, CDF के पास और फील्ड मार्शल के पास है। अब उनकी जनाब सूरत हाल देखते हैं कि ये आखिर जनरल आमिर रजा कौन है और नीचे से कहां से आए, क्या किसी जनाब तरफ से इनको सपोर्ट किया गया, कोई नाम या क्या। तो एक बात याद रखें कि जब 9 मई का वाकया हुआ और उसमें जनरल फयाज कोर कमांडर लाहौर थे, तो उस वक्त उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया था। उनको कहा गया था कि वो 9 मई के वाकये को कंट्रोल नहीं कर सके, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया और वहां पर जिनको कोर कमांडर बनाकर भेजा गया वो यही जनरल आमिर रजा थे। तो फील्ड मार्शल के इंतहाई करीबी और जिसे कहते हैं ना जी, उन पर बेइंतहा उन्हें एतमाद है और इस वक्त भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर वो काम कर रहे थे। मतलब आर्मी चीफ के जो सारे अहकामात पर अमल दरामद कराना होता है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराना होता है और यही जनरल आमिर रजा उनकी तमाम जनाब जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद करा रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो जनरल आमिर रजा हैं फील्ड मार्शल के इंतहाई मोतमिद खास हैं और उनके इंतहाई चूंकि करीब तरीन हैं, तो इस वजह से उनको ये बड़ा ओहदा दे दिया गया है। और इससे जाहिर ये होता है कि एक जो खतरा होता है कि जनाब अब नाइब आ गया तो शायद मेरी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, तो उनका ख्याल ये है फील्ड मार्शल का कि ये उनके चूंकि मोतमिद खास हैं लिहाजा उनको यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब एक अगला कम से कम 2 मराहिल और हैं। एक तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी नायब आर्मी चीफ तैनात करना है, वो भी जब फील्ड मार्शल चाहेंगे तो होगा वरना नहीं होगा। लेकिन असल सूरत हाल ये कि रमा साल कम से कम 11 कोर कमांडर्स यानी लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट, मतलब उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, या तो उनको प्रमोशन मिले वरना वो आज खुद रिटायर हो जाएंगे। एक बात याद रखें कि ये जो इस वक्त सीनियरिटी है उसमें भी ऐसा नहीं है कि फील्ड मार्शल ने जो उनके बाद सीनियरिटी नंबर 1 था उनको उन्होंने 4 स्टार जनरल बनाया, नहीं। सैयद आमिर रजा का, जनरल आमिर रजा का जो इस वक्त सीनियरिटी नंबर बनता है वो 8वां है। 8वें नंबर से उन्हें उठाकर यहां कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स बनाया गया। तो इसके बावजूद अब बाकी 11 रह गए। अब 11 की तरक्की अगर होती है ठीक, वरना फिर उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो होता क्या है देखें, अगर पहले 3-4 जो लोग हैं
उनको अगर कोई जिम्मेदारियां दे दी जाती तो नीचे वालों को प्रेशर और बढ़ जाता है। तो यहां सोचा यह जा रहा है कि ऊपर वाले कम से कम 3-4 जो हैं उनको रिटायर होने दिया जाएगा और नीचे वालों को सेटल किया जाएगा, मतलब उनको जिम्मेदारी। और दूसरा, जो मेजर जनरल है वहां से उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, तो कम से कम 13 से 15 मेजर जनरल ऐसे होंगे जिनकी जनाब प्रमोशन होगी। और ये प्रमोशन ड्यू थी, कहा यह जा रहा था कि जनवरी 2026 से ये प्रमोशन कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई। लेकिन अब वो कहते हैं चूंकि वो ईरान और अमेरिका जंग से फील्ड मार्शल फारिग हुए हैं और अब जनाब वो और उनका चूंकि 13 जनरल 11 की लेफ्टिनेंट जनरल की जनाब रिटायरमेंट भी ड्यू है, लिहाजा उस इदारे में कि खलबली ना बचे, कोई जनाब मसाइल पैदा ना हो, इस वजह से वो अब प्रमोशन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो अपनी पसंद के साथ, जाहिर है अपनी पसंद के लोगों को सामने लाएंगे। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, आमतौर पर होता ही है कि एक सब दोस्त जो आर्मी चीफ होता है वो जाते हुए तरक्कियां नहीं करता, लेकिन पिछले जो जनरल बाजवा थे उनकी रिटायरमेंट करीब थी और उन्होंने जनाब अपनी लोगों को मतलब उनकी प्रमोशंस दे दी। तो कहते हैं कि वो हक जो था वो बुनियादी तौर पर नए आर्मी चीफ का, जो बेशक सैयद आसिम मुनीर होते उनका था, लेकिन वो ये हक पुराने आर्मी चीफ इस्तेमाल कर गए। ये पहली मरतबा होगा कि सैयद आसिम मुनीर अपनी पसंद से लेफ्टिनेंट जनरल को मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देंगे और अपनी टीम जो है जिसे कहते हैं बुलाने में कामयाब होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा अगला टॉपिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनाब, इस वक्त खलीज में क्या हो रहा है? देखें, इस वक्त ईरान और अमेरिका में जंग जारी है और ये 13 मुसलसल 14वीं रात है कि उन पर मुसलसल हमले किए गए और ताबड़तोड़ हमले किए गए और किस हद तक नुकसान हो चुका है। अगरचे बज़ाहिर जो उन्होंने शहादतें दी हैं 35-40 दी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। खास तौर पर पुल गिराए जा रहे हैं, जो बिजली घर हैं तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान भी उनका मुकाबला कर रहा है। अब ईरान ने अपना जो नया ऑप्शन था वो यमन के हौसी थे, हौसियों से कहा कि वो थोड़ा सा सबक सिखाएं सऊदी अरब को और मामलात को कंट्रोल करें। तो उन्होंने जनाब पहले हौसियों को, यमन के में कहते हैं जनाब कि उनके जनाब एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जवाबन उन्होंने जो सऊदीया के एयरपोर्ट थे वहां पर मिसाइल मारे और रॉकेट लॉन्चर मारे। उस पर एक कन्फ्लिक्ट सा शुरू हुआ, तो उस पर पाकिस्तान बोला, क्यों? पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान एक तरफ $10 अरब अमेरिका से मांग रहा है, चाइना से अब उम्मीदें शायद कुछ कम हो गई हैं, यूएई ने तो उल्टा हमसे पैसे वापस ले लिए, कतर कुछ ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, ज़्यादा LNG दे देगा हमें। सऊदीया से उम्मीदें हैं, उसके लिए जनाब तकरीबन $7 अरब का तेल हम उधार खरीदने के लिए जा रहे हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है। $10 अरब हमने अमेरिका से भी कह दिया कि हमें फौरी तौर पर दो, क्योंकि हम आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जनाब सऊदी अरब वहाँ उसने चूंकि यूएई को जो पैसे हमने वापस किए वो सऊदी अरब से लेकर दिए, तो $5 अरब। तो वो कहते हैं हमारे लिए सर्विसेज, और उनके लिए हौसी अगर जनाब दर्द सर बन रहे हैं, तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा हौसियों को जनाब तंबीह जारी की। उन्होंने जी खबरदार, तुमने अगर सऊदी अरब की तरफ मैली आंख भी उठाई, और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जनाब तिजारती रास्ता है, उसमें हमारे जहाज भी तो गुजरने हैं, हमारे जहाजों के लिए अगर कोई खतरात पैदा किए गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब उनके लिए वार्निंग जारी कर दी। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान के किसी जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कि हम भी तो यहां से गुजरना है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी, पाकिस्तान के पास जनाब कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। हौसियों ने उस धमकी का यह जवाब दिया कि जो 2 ईरानी ऑयल टैंकर ऑयल जहाज थे उन पर बाकायदा बमबारी की, एक को नकारा बना दिया, दूसरे को आग लगा दी, और बाकी जो 2-3 थे वो भाग गए वहां से। मतलब उसका रिजल्ट ये निकला। आप ये बताएं कि एक शख्स जनाब धमकी देता, कहता खबरदार, तूने मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, इसको तूने जनाब पहली आंख से देखा, तेरी आंख निकाल दूंगा, और वो उसको 2 थप्पड़ जड़ दे। अब फर्ज तो फिर बनता है ना पाकिस्तान का कि जनाब यमन को सबक सिखाए। अब अभी तक कोई सबक नहीं सिखाया गया, अभी तक टोटल खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन आखिर क्या जरूरत थी कि जनाब उस जंग में आप डायरेक्टली अपना बयान जारी करते और उसमें कूद पड़ते? मतलब उसकी जरूरत, वजह कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत कम हो रहे हैं। मतलब अब सऊदीया की आड़ लेकर, पनाह लेकर, वहां उनके साथ लड़कर हमको में कुछ पैसे मिल जाएं और हम अपनी मईशत को ठीक कर सकें तो कर सकें, वरना हमारे लिए बहुत। पाकिस्तान ने अगले 3 सालों के लिए $19 अरब पर ईयर सालाना उन्होंने जनाब देने हैं, जो कर्जों की मद में है, और सूद उसके अलावा है वो $8 अरब वो अलग है। 8 और 19 27, तो पाकिस्तान को कम से कम $25 से $27 अरब सालाना बुनियादों पर चाहिए। वो कहां से आएंगे?
बात यह कि पाकिस्तान का जो बरामदात हैं वो सुकड़ती जा रही हैं, कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, कोई एड देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आमदन मुसलसल कम हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मुसलसल टैक्स लगाते हैं, कभी जनाब पेट्रोल पर, कभी बिजली पर, कभी गैस पर, किसी और चीज़ पर, मतलब अवाम को नचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। यही वजह है कि अब हमारी आर्मी को वहाँ खलीज में पहली मरतबा उसमें अमली तौर पर मुदाखलत करना पड़ी। और अब एक और आयल टैंकर, सऊदी आयल टैंकर पर हमला होता है, या इवन हौसी सऊदीया पर जनाब बाकायदा हमला कर देते हैं, तो पाकिस्तान की 18 से 25,000 फौज तो वहाँ मौजूद है, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि हम अमली तौर पर इस जंग में शामिल हो जाएं। तो आपका क्या ख्याल है, हौसियों के साथ हम जंग लड़ेंगे तो ईरान खामोश बैठा रहेगा? नहीं, ईरान बेदीद है, यूं समझें कि उसे कोई शर्म और हया नहीं है। उसने, और ये साबित भी किया है, उसने अमेरिका पर हमला किया तो यूएई पर, इवन सऊदीया पर भी उसने हमले कर दिए थे। अब वो पाकिस्तान पर भी हमला कर दे, और हम तो हैं भी हमसाया, हमारी तो बड़ी तवील सरहद है जो साथ मिलती है। और एक बात मैं और आपको बताऊं जो इंतहाई खतरनाक है, वो ये है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उससे उम्मीद थी कि ईरान की अवामी हमदर्दी उसे मिल जाएगी और वो उससे खासा कैश करा सकेगा, लेकिन उसे ईरान के अवाम की तरफ से अवामी हमदर्दी नहीं मिल सकी। लेकिन याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईरान को पाकिस्तान के अंदर से अवामी हमदर्दी मिल जाएगी। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।